नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन एक विशेष खबर आपके लिए लाया हूं। खबर बहुत जबरदस्त है। ठाकरे और खान गैंग को सोने नहीं देगा। यह खबर ऐसी है जो इस दोनों गैंग की नींद उड़ा देगी। अभी तक ये लोग चल रहे थे कि चलो मैनेज कर लेते हैं, कभी पुलिस को, कभी अदालत को, कभी नेता को, अभिनेता को। सारे लोग मैनेज करने में लगे हुए। आधी शक्ति इनकी मैनेज करने में थी। कहीं बैग पहुंचाया जा रहा था, कहीं ऊपर से दबाव दिया जा रहा था। अब ये जो बैग पहुंचाया जा रहा है, इसका किसी ने हमको पुष्टि नहीं की है, लेकिन पहुंचाए जा रहे हैं। ये किसी बात, इससे छिपी हुई बात नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? रिया चक्रवर्ती का इतना महंगा महंगा वकील कौन कर रहा है? इसकी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा पैसे कौन दे रहा है, कहां से आ रहे हैं। जो रिया चक्रवर्ती ने कहा था कभी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़ करके विनती करती हूं कि सुशांत के मृत्यु की जांच सीबीआई करे, वही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल करके यह कहती है कि मुंबई पुलिस ही जांच करे तो बेहतर है। तो इन सबको मैनेज कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? खैर, ये बात बाद में। अभी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है, मुंबई से खबर है कि वर्तमान एसआईटी जो अभी काम कर रही है उसको भंग कर दिया जाएगा और नए एसआईटी का गठन किया जाएगा। नए एसआईटी में कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे केस को इन माफियाओं ने, इन अपराधियों ने इस तरह से डिरेल करने की कोशिश की है कि अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि इसमें सुपर इंटेलिजेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जिसकी एक्सपर्टीज हो इस तरह के केस को सॉल्व करने की। इसलिए ये अंदर खाने बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है कि इस एसआईटी के तो बूते की बात है नहीं। इन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया। अब आप कहेंगे कि 2 साल में इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? एकदम आपकी शंका बिल्कुल जायज है। शंका बिल्कुल जायज है। सरकार ने उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया, वरना यह नामुमकिन सी बात है कि सरकार कोई आदेश दे और उसकी तामील ना हो और उस पर कोई अधिकारी काम ना करे। यह ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन यह मुमकिन हुआ। मुमकिन ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से सरकार की मंशा में बहुत ईमानदारी नहीं थी। अगर सरकार की मंशा ईमानदार होती तो जुलाई 2022 में ही एसआईटी के 2023 दिसंबर 2022 में ही एसआईटी के गठन की घोषणा हुई, एसआईटी जांच करने की बात हुई और दिसंबर 2023 तक एसआईटी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। फिर दबाव पड़ा क्यूबाइट नेटवर्क का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का। इन दोनों के सौजन्य से जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में। उसके बाद सरकार की नींद खुली और जब पूरे देश भर में लोगों के आंदोलन ने जोर पकड़ा
और सोशल मीडिया पे जबरदस्त खिंचाई हुई सरकार की, तो सरकार ने मजबूरी में 2023 में दिसंबर में एसआईटी में कौन कौन ऑफिसर रहेंगे इसके नाम की घोषणा की, लेकिन वो तीनों ऑफिसर कुछ नहीं किया। अब सवाल है कि एसआईटी में मान लीजिए कि घोषणा हो गई, अब हर कदम पे देवेंद्र फडणवीस तो इनको रोक नहीं रहे थे, ये कुछ तो कदम बढ़ाते, कुछ तो जांच करते। या क्या देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें ये कह दिया कि मैंने आपको आपके नाम की घोषणा कर दी है, आप तब तक कुछ मत करना जब तक मैं आपको इशारा न करूं? ऐसी बात है। सवाल है कि एक वर्दी पहन करके कोई ऑफिसर किसकी ओथ लेता है? मुख्यमंत्री की ओथ नहीं लेता है, वो संविधान की ओथ लेता है। और संविधान का ओथ लेते समय वो ये स्वीकार करता है कि मुझे वर्दी की लाज रखनी है, मुझे न्याय के साथ खड़ा होना है, सत्य के साथ खड़ा होना है। अब नेता चाहे कोई भी हो, उन्होंने आपकी ड्यूटी लगा दी तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप जांच करना शुरू करेंगे, और कल को उसी नेता को आप घेर लेंगे जो नेता आपको ये कह करके कहे हैं कि भाई आप जांच कीजिए। पब्लिक में आप ये काम जाकर के कर सकते थे और आप इंक्वायरी अपने हिसाब से चला सकते थे, आपने नहीं चलाई। आपको डर था, मतलब ये कि अपने पॉलिटिकल मास्टर का डर था, या आप अपने पुराने पॉलिटिकल मास्टर का हिसाब दे रहे थे, उनका ऋण चुकता कर रहे थे। और इसीलिए एक इंस्पेक्टर के बारे में तो नारायण राणे के नीतेश राणे ने, नारायण राणे के लड़के ने साफ साफ कहा कि चीमाजी आधव जो इंस्पेक्टर हैं मलवानी पुलिस स्टेशन में, जो डिप्यूटेड है, उनको जो एसआईटी में 3 सदस्यीय एसआईटी में उनका नाम रखा है, इस चीमाजी आधव की लॉयल्टी जो है वो उद्धव और आदित्य के प्रति है, इनको वहां से हटाना चाहिए, ये साफ साफ उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने भी डिमांड किया, और ये चीमाजी आधव हर हियरिंग पर अदालत में पहुंच करके वहां क्या क्या चल रहा है इसकी पूरी ब्रीफिंग अपने आका को देते थे। ये आरोप सार्वजनिक रूप से नीतेश राणे ने लगाए हैं कि चीमाजी आधव के एसआईटी में रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं होगा। अब खाली चीमाजी आधव ही नहीं, जो बाकी 2 सीनियर ऑफिसर है, एक आईजी लेवल का ऑफिसर है और एक एसीपी लेवल का ऑफिसर है, ये दोनों भी, जो दोनों लगभग आईपीएस है, इन दोनों ने भी अपनी भूमिका ठीक से अदा नहीं की, और अब इन दोनों को जवाब देना पड़ रहा है। अदालत ने जो जवाब लिखित में मांगा है, होम सेक्रेटरी ने अब पूछताछ की है एसआईटी से कि भैया बताओ, हम ये रिप्लाई में क्या लिखें? ये तो लिख नहीं सकते कि हमको माननीय फडणवीस जी ने अपॉइंट कर दिया और उन्होंने ही हमको कहा था कि गो स्लो, या किसी और नेता ने हमें कहा था गो स्लो, या हमको उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आपका अपॉइंटमेंट तो हो गया लेकिन आप गो स्लो हो जाइए, आप कुछ मत कीजिए। ये रिप्लाई में तो नहीं लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है, आपको लगता है? ये तो नहीं लिखा जा सकता है ना, तो फिर लिखा क्या जा सकता है? क्या लिखेंगे ये, क्या कहेंगे ये? झूठ लिखेंगे कि हाँ हमने जांच पड़ताल की है। कहां की है, किस रूप में की है, क्या आपने जांच पड़ताल किया, उसकी रिपोर्ट कहां है, आपने क्या देखा? तो अगर उन्होंने ये लिख दिया कि हमने जांच पड़ताल की है, तो समझ लीजिए कि इनकी नौकरी जानी तय, क्योंकि इन्होंने जांच पड़ताल की नहीं है। कहा कि हम सीन रिक्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया, और दूसरे दिन ये पलट गए। 24 घंटे में इनकी भाषा पलट गई, पूरी तरह से ये यू टर्न ले लिया इन्होंने। ये भी नहीं लिख सकते हैं कि मैंने यू टर्न ले लिया, मैंने मीडिया को कहा कि सीन रिक्रिएशन करने के लिए जाना है लेकिन हमको यू टर्न करना पड़ा, ये भी वो नहीं लिख सकते हैं। किसके कहने पर यू टर्न लिया, ये भी नहीं लिख सकते हैं।
क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दबाव बना रहा था इसलिए आपने यू टर्न ले लिया? ये भी नहीं लिख सकते हैं। या आपके वर्तमान जो हेड हैं, होम मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने कहा यू टर्न ले लो, ये भी नहीं लिख सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा एसआईटी को, और एसआईटी लिखने की हालत में नहीं है क्योंकि एसआईटी ने कोई जांच नहीं की है। इन्होंने अगर ये कहा कि हमने दिशा के पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया आपने दिशा के पिता का स्टेटमेंट? दिशा के पिता का स्टेटमेंट एफिडेविट पर रिकॉर्डेड है कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया गया, इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। एसआईटी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को ही आधार बना करके जांच कर रही है, ये एसआईटी के वकील ने, बजाप्ता पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा। अब इससे भी वो मुकर नहीं सकते हैं कि जब आपके पास फ्रेश एप्लीकेशन आ गया है विथ एविडेंस। जब आपका गठन हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास कुछ फ्रेश एविडेंस है, इसलिए एसआईटी का गठन करना अवश्यंभावी है। वो फ्रेश एविडेंस किधर है? वो कहां है फ्रेश एविडेंस? आपके स्वयं के मुख्यमंत्री और तब के गृह मंत्री जी ने कहा कि हां, फ्रेश एविडेंस की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और उसके आधार पर हम लोगों ने एसआईटी गठित किया है और यह करना मजबूरी है। तो वो फ्रेश एविडेंस कौन सा था जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई? आप क्या जवाब देंगे? और अगर आपको कोई एविडेंस नहीं था तो उसी वक्त आप नल एंड वॉइड थे, फिर आपका कोई मतलब नहीं था, फिर ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए आपका गठन किया गया। आपको कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कानून कहता है 50 साल के बाद अगर किसी हत्या, बलात्कार के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो वो केस रीओपन हो सकता है, उसका फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये कानूनी बाध्यता है, ये कानून का अवश्यंभावी पक्ष है, इनएविटेबल पक्ष है। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। और ऐसा करके कानून की पालना होगी, कानून को पालन किया जाएगा, ऐसा न करके कानून की अवहेलना होगी। एसआईटी को खुद से कोई एविडेंस नहीं मिला, मान लिया। एसआईटी को क्यूआईप नेटवर्क ने एविडेंस दे दिया, एसआईटी को दिशा के पिता ने एविडेंस दे दिया, एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने एविडेंस दे दिया, और उस एविडेंस के बिना पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दिया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब कहां जाएंगे आप? इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस केस में माननीय मोदी जी, माननीय शाह जी, माननीय फडणवीस जी, तीनों मैं नहीं समझता हूं कि हाथ डालेंगे, क्योंकि इन तीनों को पब्लिक परसेप्शन खराब होने का डर सता रहा होगा, और इनको लग रहा होगा कि जिस प्रकार से क्यूआईप नेटवर्क पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को लोगों के सामने ला रहा है, लोग इन तथ्यों को समझ रहे हैं, और जनमानस एक प्रकार से बना हुआ है इस पक्ष में कि दिशा की हत्या हुई, दिशा के साथ बलात्कार हुआ और दिशा के पिता को न्याय मिलना चाहिए। ये जनमानस का ये मूड ऑफ द नेशन है। घर घर ये जानता है, घर घर ये मानता है, घर घर ये कह रहा है। अब इन तथ्यों को क्या अपने जहन में गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, ऐसी संभावना आप बिल्कुल मत मानिए, लेकिन दबाव इनके ऊपर जरूर डाला जा रहा है। बाला साहब के साथ दोस्ती का वास्ता दिया जा रहा है, सलमान खान अपनी दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं, सलमान के खिलाफ अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट अलग जा रहे हैं, लेकिन ये सभी अपनी दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं और कह रहे हैं एक गलती हो गई है,
इसको माफ कर दीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, जो आपकी इच्छा होगी हम उसी मार्ग पर चलेंगे। लेकिन सवाल है कि ऐसी इच्छा माननीय अमित शाह जी, मोदी जी और फडणवीस जी क्यों रखेंगे? उसका फायदा क्या है? जीरो। अगर आप उसका आकलन करेंगे कि इस बात से फडणवीस जी को फायदा हो जाएगा, तो जीरो। मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि अरे पैसे की डील हो जाएगी। भाई इनको पैसे की क्या कमी है, आप बताइए। एक मुख्यमंत्री है, एक गृह मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, सरकार का पूरा लॉ लश्कर है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन तो इनके एक इशारे पर इनके साथ पलक पावड़े बिछाने के लिए खड़े हैं, जिनको कहें वही खड़े हैं। फिर ये 1000, 500, 2000 करोड़ के लिए अपना ईमान क्यों बेचेंगे? तर्क की बात है, ध्यान दीजिए। इसलिए इस तर्क में दम नहीं है कि ये बिक जाएंगे। कोई पॉलिटिकल कंपल्सन की बात है, वो पॉलिटिकल कंपल्सन की भी बात जाती रही है। आप बिल्कुल मान के चलिए कि इनका कोई पॉलिटिकल कंपल्सन भी नहीं है कि बाला साहब का कोई ऋण चुकाना है। बाला साहब का ऋण चुकाने के लिए और भी माध्यम हो सकते हैं, लेकिन बाला साहब का ऋण उनके करप्ट पोते को, एक गुंडा पोता को, जिसका नाम हत्या में शामिल है, जिसका नाम बलात्कार में शामिल है, उनको बचा करके ये ऋण चुकाने की बात क्यों करेंगे मोदी जी, क्यों करेंगे अमित शाह जी, क्यों करेंगे फडणवीस जी? मुझे तो कोई इसमें लॉजिक समझ नहीं आता। लेकिन अगर फिर भी वो कर रहे हैं तब तो ये बिल्कुल गलत बात है, अनर्गल बात है। लेकिन मैंने आपको आधार बताया कि ना तो उनको पैसे की कमी है, ना उनका पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, उनका भविष्य अभी एकदम सुरक्षित है। 29 तक कोई उनको कॉम्पिटिटर नहीं है, और अगर कॉम्पिटिटर होगा भी तो नरेंद्र मोदी अपनी 3 पारी खेल चुके हैं। 3 पारी मुख्यमंत्री, 3 पारी प्रधानमंत्री। भारत देश में तो ऐसा आज तक कोई नेता हुआ नहीं जो जीवन में कभी चुनाव न लड़ा हो। मुख्यमंत्री बनने के पहले जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, सीधे मुख्यमंत्री बना हो, और उसके बाद जीवन में कोई चुनाव हारा नहीं हो। ऐसा नेता तो नहीं है कोई भारत में कि मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई चुनाव लड़ा नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चुनाव हारा नहीं। अब ये तो बिरले होते हैं, तो बिरले की श्रेणी में हैं, बिरले नहीं, एक ही की श्रेणी में है। इनकी एक अलग ही श्रेणी हो गई नरेंद्र मोदी की। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 3 टर्म तक कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स कॉन्टिन्यू मुख्यमंत्री रहे और 3 टर्म लगातार प्रधानमंत्री रहे। ना नेहरू रहे, ना इंदिरा रहे, और बाकी की तो बाकी छोड़ दीजिए, कोई नहीं रहा। तो अब मोदी को क्या आवश्यकता है? बाला साहब ठाकरे की बताइए आप, या उद्धव ठाकरे की, या आदित्य ठाकरे की क्या आवश्यकता हो सकती है? जीरो। और अभी अब मोदी जब 76 साल के होंगे तो भी ये 29 तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे, और अगर बीच में इनको छोड़ना भी होगा तो भी ग्रेसफुली छोड़ेंगे, और क्या पता उसके बाद राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रपति ना भी बने तब भी मोदी हैज लिव्ड हिज लाइफ, मोदी ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है। तो मोदी को ये दोनों बाप बेटा दबाव में नहीं ला सकते हैं, ये कंफर्म मान लीजिए। मोदी तो आने से रहे, अमित शाह के साथ जो अपमान का खेल खेला है उद्धव ठाकरे ने, अमित शाह जी उस अपमान को भूले नहीं हैं। तो अमित शाह क्यों भूल जाएंगे? क्यों उनके साथ गलबहियां कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। देवेंद्र फडणवीस को जिस प्रकार से अपमानित किया है इस बाप बेटे ने, रात में और दिन में सोते हुए और जगते हुए देवेंद्र फडणवीस को ये दोनों पिता पुत्र ही नजर आते हैं। तो वो क्यों समझौता कर लेंगे? तो ना तो पॉलिटिकली इनको समझौता करने से कोई फायदा है, ना ही पैसे पर बिकने में इनको कोई फायदा है, कोई कमी नहीं है। ये 2 ही कारण हो सकते हैं। राजनीति में कह सकते हैं अरे पैसा खा गया,
पॉलिटिकल कुछ फायदा नुकसान हो रहा है इसलिए उनको जोड़ के रखा हुआ है। बड़े सारे पंडित कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने कभी मोदी जी को मदद, अरे मोदी जी को मदद तो कभी आडवाणी जी ने भी किया, तो क्या हस्र किया आडवाणी जी का मोदी जी ने? तो मोदी जी का मदद तो वाजपेयी जी ने भी किया। अब वाजपेयी के जितने डिसाइपल हैं उनके साथ क्या किया मोदी जी ने? ये सारी बात कहानी है। तो मोदी जी बाला साहब ठाकरे का सम्मान कर रहे हैं इसलिए उनके बेटे को बचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कोरी कल्पना है, इसमें सत्यता नहीं है। सत्य क्या है फिर? सत्य ये है कि मीठा मीठा वार किया जा रहा है और धीरे धीरे धीरे, जिसको कहते हैं हलाला, हलाला चल रहा है। पहले पार्टी खत्म करो, तोड़ दिया 22 में। सिंबल खत्म करो, छीन लिया 22 में। लोकसभा में थोड़ी मरमरिंग हुई लेकिन लोकसभा भी खत्म हो गया। विधानसभा के चुनाव में मटिया मेट कर दिया। अब पार्टी को तोड़ दिया। संजय राउत कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था वो ड्रामा है, और प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि हमारे देश ने कमाल का काम किया है। यहां नहीं, विदेश में जाकर के बोल रही हैं कि हमारे सरकार ने, मोदी जी की अध्यक्षता में हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने और हमारे देश के 140 करोड़ जनता ने ये बता दिया है हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और अगर उन्होंने हमारे खिलाफ आंख दिखाई तो हम उनके आंख निकाल लेंगे, उनका आंख निकाल लेंगे। ये बात प्रियंका चतुर्वेदी जी जाके कह रही है सब जगह। संजय राउत नाच रहे हैं इधर अलग अलग बाजा लेकर के, ये सब ड्रामा था। तो तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया। रिजिजू जी का फोन गया तो उद्धव ने कहा कि अरे यही मौका है, बेटे की बात कर लेंगे। अरे रिजिजू जी का फोन किसी और बात पे गई है, बेटे वाला मामला बिल्कुल अलग है, उसमें तो कानून अपना काम करेगा। द स्टैंड ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन रिगार्डिंग आदित्य ठाकरे केस इज that the law will take its own course. कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है और कानून ने अपना काम कर दिया है। कानून ने पूछा है कि तुमने 2 साल में क्या किया, तो तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अब तुम अपने पॉलिटिकल मास्टर के हाथों के खिलौना बन गए, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम अगर ठकुर सुहाती कर रहे हो, चमचागिरी में अपने नेता, वर्तमान नेता या पुराने नेता की चमचागिरी में कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हो जांच की तरफ, तो वो लोग तो बच जाएंगे, तुम नहीं बचोगे। तो तुम्हारे खिलाफ अब प्रोसीडिंग्स भी शुरू होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई कि 2 साल तक, 1 साल तो 12 महीना तो खैर नाम नहीं था, लेकिन पिछला अगला जो 1.5 महीना, 1.5 साल का में तुम ऑफिसर हो। अब उस एसआईटी के बदले में कोई रेम्युनरेशन लेते हो नहीं लेते हो भगवान जाने, लेकिन एक खास केस के जांच की जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी। तुम ये नहीं कह सकते हो कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे का इंतजार कर रहे थे, और ये भी नहीं कह सकते हो कि उद्धव ठाकरे हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। तो तुम दोनों तरफ से फंस गए। अब जवाब क्या दोगे? होम सेक्रेटरी तुमसे पूछ रहा है, डीजीपी तुमसे पूछ रहा है, मुंबई का पुलिस कमिश्नर तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुमने क्या किया, ये बताओ, हमें तो लिख करके देना है। जवाब ही नहीं है। और जब जवाब नहीं है तो कोर्ट का पहला आदेश आएगा कि इस एसआईटी को इमीडिएटली डिसॉल्व करिए, और यह आदेश जाएगा सरकार को, डिसॉल्व कीजिए। और